दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि सब जानते हैं कि हरियाणा के चुनाव की सरगर्मियां इस समय लगातार शिखर पर जाती दिखाई दे रही हैं और लगातार हरियाणा चुनाव के अंदर की सरगर्मियां उसको लेकर तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में। और हालांकि बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि 1 तारीख को जो चुनाव होना है वहां पर 1 अक्टूबर को उसका वह आगे उसकी तारीख बढ़ा दे, क्योंकि 3-4 दिन की लगातार छुट्टियां हैं। ऐसे में बीजेपी का मानना यह है कि जो छुट्टियों का फायदा उठाकर कुछ लोग घूमने के लिए प्लान कर सकते हैं या बाहर जा सकते हैं, जिससे कि मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी केवल अपने हार के डर से ये बहाना बना रही है और बीजेपी की हार निश्चित है इन चुनाव में, इसलिए इस तरह के लगातार कोई ना कोई नया बहाना दिख रही है जिससे कि चुनाव को आगे बढ़ाया जा सके। तो तमाम तरह के राजनीति इस पर हो गई है शुरू, और चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है ये तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें जिस तरह से का एक कम से कम परसेप्शन ये बन रहा है कि कांग्रेस इन चुनावों में बढ़त पर है। आखिरकार इन चुनाव की जो विधानसभा चुनाव है हरियाणा में किन मुद्दों पर आधारित हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। बीजेपी पिछले लगभग 10 साल से लगातार वहां सत्ता में है। हालांकि पहला कार्यकाल तो पूरा बहुमत का था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ सहयोगी एक गठबंधन के मतलब गठबंधन की सरकार उन्हें चलानी पड़ी। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला बाहर है उनसे। और एक नया राजनीतिक घटनाक्रम और हुआ है कि चंद्रशेखर रावण जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं नगीना से, उन्होंने दुष्यंत चौटाला साथ गठबंधन वहां पर हरियाणा में चुनाव में कर लिया है। वही मायावती जी का भी चौटाला परिवार के एक अलग धड़े से गठबंधन हो गया। तो तमाम तरह की राजनीतिक जो सरगर्मियां हरियाणा में इस समय शिखर पर हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर संतोष दहिया जी जुड़ी हुई हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा से शिक्षाविद भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत विख्यात हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी, और नमस्कार। साहब जैसे कि जी जी और हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है उसकी दिशा और दशा को आप किस तरह से समझ पा रही हैं, किस तरह की वहाँ जो राजनीतिक दिशा आने वाले चुनाव के पश्चात होने जा रही है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी कांग्रेस के बीच जो सीधा मुकाबला है वह क्या जो राजनीतिक तस्वीर है किस तरह की बना रहा है हरियाणा के अंदर। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हालात लोकसभा में आपने देखे, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन भी इसी साल हुआ और लोकसभा में हर किसी को ये मालूम था कि 50-50 तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी कांग्रेस को सीट मिल सकती हैं अगर जो टिकट है वो समय पे और सही लोगों को दी गई तो 10 की 10 सीट भी कांग्रेस ले सकती है, यानी ऑपोजिशन ले सकता है। लेकिन हालात जो देखे वो ये थे कि कांग्रेस में कुछ सीटें कुछ ऐसे लोगों को दी गई कि जो जिनका लोगों को ही नहीं ये नहीं था कि वो लोग आ सकते हैं टिकट लेकर, या देर से डिक्लेयर की गई। तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अदरवाइज इस बार 9-10 सीट इनकी कहीं नहीं गई थी, बिल्कुल आ रही थी, क्योंकि इस बार इलेक्शन लोगों ने लड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा इस बार। इस बार लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, क्योंकि लोगों के सामने कई मुद्दे थे जिसमें वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और उनको लग रहा था कि अब परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, खासकर हरियाणा में ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर लोगों में ये संशय था कि किसी भी सूरत में बीजेपी को वो लोग अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो परिवर्तन चाहते हैं। तो ये समीकरण बने और उसके बावजूद 5-5 सीटें कांग्रेस और बीजेपी को मिली। लेकिन वो कहीं न कहीं लोकसभा की सीटें फिर भी सेंटर को देखकर दी गई और बहुत सारे लोग आज भी जो पढ़े-लिखे हैं वो मोदी जी को पसंद करते हैं और मोदी जी के नाम से वोट देते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने कैंडिडेट कौन है, वो काम करेंगे, नहीं करेंगे, या उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका आचरण कैसा है, या वो किस पृष्ठभूमि से हैं, या वो उसी दल से हैं या किसी विपक्ष से बुलाए गए हैं। जैसा कि बीजेपी में आपने देखा कि अ, 5 ऐसे चेहरे थे जो कांग्रेसी थे पहले और वो अब उनको बीजेपी से टिकट दिया गया। खासकर कुरुक्षेत्र में जिंदल के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम था कोयला घोटाले का, और बीजेपी के लोग ये मानते थे कि कोयला घोटाला जब किया है तो इनको जेल में होना चाहिए। लेकिन जो लोग उनकी जेल की डिमांड कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने उनके लिए वोट माँगा, क्योंकि सत्ताधारी लोगों ने उनके बीच में उनको टिकट देके भेज दिया। शामिल कराया और टिकट देके भेज दिया, तो लोगों को वोट माँगना मजबूरी हो गया, क्योंकि जिस दल से जो लोग जुड़े होते हैं, निसंदेह वो उसके लिए काम करते हैं, और इसी तरह से जिंदल के लिए भी यहाँ इन लोगों ने वोट माँगा। तो लोकसभा में भी ये हालात थे। अब हरियाणा का विधानसभा का इलेक्शन है और विधानसभा जो लोग लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट दे चुके हैं, उन लोगों से भी कई लोगों से मैंने बात करी। वो ये बोल रहे हैं कि अब तो हमने प्रदेश की सरकार बनाना है और प्रदेश की सरकार के
जो बढ़ाने के लिए मुद्दे भी अलग हैं, सेंटर के अलग मुद्दे रहते हैं और प्रदेश के अलग रहते हैं। और इस बार हम प्रदेश की सरकार बनाते वक़्त वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पहले की है। क्योंकि अब लोगों को ये लगता है कि जो मुद्दे हमारे हैं, जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रशांत जी, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में रहा है। और आपने देखा होगा कि किसान किस तरह से साढ़े 13 महीने तक बैठे रहे और साढ़े 700 लोगों ने शहादत दी। उसके बावजूद भी ये आंदोलन रुका नहीं और तीनों जो कृषि कानून थे वो सेंटर की गवर्नमेंट ने वापस लिए। लेकिन वापस लेने के समय उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम एमएसपी देंगे। उन्होंने एमएसपी नहीं दी, वो केवल एक जुमला साबित हुआ और लोगों को इस बात की बड़ी टीस थी और किसानों को दोबारा से धरने पर बैठना पड़ा। और धरने पर जब किसान बैठे तो ड्रोन से उनके ऊपर हमले हुए, सड़कों के ऊपर दीवारें खड़ी कर दी गई, किले गाड़ दी गई और आंसू गैस के गोले तो बिल्कुल साधारण सिंपल सी बात है। और किस तरह से उनका रास्ता रोका गया, तो ये सब मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये इन मुद्दों को कमतर नहीं आंका जा सकता क्योंकि हरियाणा किसानों की ज़मीन है और किसानी करके लोग जो है ना 80% लोग ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं और ऐसे लोग जो ग्रामीण परिवेश से हैं उनको उनका जो आजीविका का साधन है वो केवल कृषि है। और किसानों के ऊपर जिस तरह से शहादत दी है 750 किसानों ने, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर किसान आज भी नाराज़ हैं, आज भी वो धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी माँग पूरी नहीं हुई। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं प्रशांत जी जो काफ़ी अपना रोल अदा करेंगे। जी, जी, जी। जैसा आपने बताया बड़ा विस्तार से कि कौन से ऐसे मुद्दे किसानी राजनीति जो हमेशा हरियाणा में एक हावी रही है और लगातार ऐसे मुद्दे लगातार चर्चाओं में भी रहे हैं जो पूरी राजनीति को हरियाणा की प्रभावित करते रहे हैं। तो लेकिन वर्तमान दौर जैसे गठबंधन भी हम देख रहे हैं, विभिन्न तरह के गठबंधन भी इस बार चुनाव में हो रहे हैं। हालाँकि कांग्रेस में कोई गठबंधन उनका नहीं है, ना बीजेपी का अभी तक कोई सामने आया है। लेकिन जो दुष्यंत चौटाला की बात करें, उन्होंने चंद्रशेखर रावण से गठबंधन किया है, वहीं मायावती का भी गठबंधन वहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में जो दलित और जो राजनीति है और साथ ही जाट समुदाय की, क्योंकि दुष्यंत चौटाला पूरा देवीलाल का परिवार जो उनके वारिस हैं, जो उनके उत्तराधिकारी राजनीति तौर पर एक जाट राजनीति के चेहरे के तौर पर वो जाने जाते हैं। और ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर रावण की भी वहां पर उपस्थिति होना हरियाणा विधानसभा चुनाव को कैसे प्रभावित करेगी? क्या कुछ समीकरण ऐसे हैं जो पूरी उसमें वहां पर राजनीति में अपनी जो अपना स्टेक है कुछ बना सकते हैं, दस्तक दे सकते हैं राजनीति के अंदर? प्रशांत जी देखिए, जो ये दल हैं, जैसे पहले भी इनेलो के साथ मायावती जी ने गठबंधन किया था। लेकिन जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुए, मायावती जी ने गठबंधन को तोड़ दिया था। जो इनका गठबंधन है, मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी दबाव में बना करती हैं क्योंकि लोकसभा में भी इन्होंने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा और उस वक़्त भी इनको मालूम था कि हरियाणा में कुछ बँटने वाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इंडिपेंडेंटली हर जगह पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। तो अब ये गठबंधन हुआ है क्योंकि जो लोगों में एक मैसेज है वो ये है कि कांग्रेस को इस बार समर्थन वो देने जा रहे हैं। क्योंकि लोगों में बीजेपी को मतलब सत्ता से धकेलने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस को सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ये दल हैं, जो छोटे दल हैं, उन दलों में बहुत ज़्यादा मतलब सीटें उनकी नहीं आएँगी। कुछ सीटें तो डेफिनिटली हर दल लेके जाता है। चाहे 2-4 हों, 5-4 हों, लेकिन एक जो बहती हवा की मैं बात करूँ, तो वो पूर्णतः इस बार कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। जो लोगों से चर्चा हो रही है, लोग बात कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस के समर्थन में बात कर रहे हैं। तो लोग अभी क्योंकि बीजेपी बहुत सारी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, बहुत सारी घोषणाएँ करी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त उन घोषणाओं का असर होगा क्योंकि सबको मालूम है इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और अब उन घोषणाओं का कुछ लेना-देना नहीं है। अब तो नई सरकार बनेगी, वही कुछ करेगी। जो इन्होंने वैकेंसीज़ निकाली, उनका भी अब ये कुछ नहीं कर पाएँगे, ना कोई भर पाएँगे। और हर व्यक्ति, हर वर्ग तो इनसे परेशान है, हर वर्ग धरने पर बैठा रहा है, किसी की इन्होंने बात नहीं सुनी है। किस तरह से खिलाड़ी बेटियों को घसीटा गया, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। क्योंकि आज भी जो विनेश के साथ जो लोगों का जनसमूह जो लगा हुआ है, वो इसी कारण से लगा हुआ है क्योंकि जन भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। लोगों ने देखा कि किस तरह से उन बच्चियों को मेडल जीतने के बाद साक्षी पहली लड़की थी जिसने ओलंपिक्स में मेडल जीता था, उसके बावजूद किस तरह से उनके बाल पकड़ के भी घसीटा गया है, उनको सड़कों पे किस तरह से रौंदा गया। ये चीज़ें भी लोगों ने देखी हैं और यही कारण है कि आज विनेश के साथ पूरे लोग जो हैं उन भावनाएँ उनकी जुड़ी हुई हैं और दिल से लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई बुलाने से जा रहा है। और जैसे प्यार की बौछार होती है ना, उस तरह से लोग विनेश पे आज कर रहे हैं।
क्योंकि लोगों को लगता है कि इस बच्चे ने संघर्ष किया, उसके बावजूद वो ओलंपिक्स में गई और मेडल लेकर आई। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है खिलाड़ियों का, क्योंकि हरियाणा की हर घर में कहीं न कहीं किसी न किसी गेम में अपने बेटा और बेटी को लोग भेजते हैं, करते हैं कोशिश कि ये खेलों में जाएँ। और साक्षी, विनेश और ये खिलाड़ी जो हैं वो आदर्श हैं। पेरेंट्स के लिए भी आदर्श है कि हमारी बच्ची उन जैसी बने। लोग उदाहरण देते हैं कि तुमने भी साक्षी बनना है, तुमने भी विनेश बनना है। इस तरह की एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं और ऐसे में उन बच्चियों के साथ इस तरह का बर्ताव किसी भी सूरत में लोगों को हज़म नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ एक जो यूथ है या तो स्पोर्ट्स में जाता है या यूथ जाता है फ़ौज में। जो अग्निवीर जो ये लेकर आए हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर प्रशांत जी हरियाणा में आप आएँगे, कहीं किसी गाँव से आप गुज़रेंगे तो आप देखेंगे कि सैकड़ों बच्चे सड़कों पे दौड़ते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन आजकल नहीं है। मैंने अब देखा कि बच्चे हैं ही नहीं। मैंने स्टेडियम्स वगैरह में जाके पूछा कि आजकल बच्चे दौड़ वगैरह क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या फ़ौज-वौज में भर्ती नहीं होना? तो लोग ये कहते हैं कि बहन जी 4 साल के लिए कौन जाएगा? कौन अपने लड़के को मौत के मुँह में डालेगा? क्या करेंगे? 4 साल के बाद हमारा बच्चा क्या करेगा? तो इससे बेहतर है या तो हम अपने बच्चे को ज़मीन बेच-बाच के फ़ॉरेन में भेज दें ताकि वहाँ कुछ कमा ले, मज़दूरी करके कुछ अपने घर का पेट पाल ले, या हम अपने बच्चे को खेलों में भेजेंगे, वो मेहनत करेगा। फ़ौज में क्या करेगा 4 साल के लिए? बाद में आके वो क्या करेगा? उसको हम पढ़ाएँगे, लिखाएँगे। हालाँकि नौकरी नहीं है, लोग साथ में ये भी कहते हैं कि जॉब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चलो पढ़ लिख लेगा तो हम फ़ौरन मत भेज देंगे। प्रशांत जी सुबह लाइन लगती है बच्चों की, एनओसी लेने के लिए। लोग कहते हैं कि हमने जाना ही विदेश में है, मैं पूछती हूँ कि क्या करोगे? तो वो कहते हैं चाहे वहाँ जाके मज़दूरी करेंगे, मज़दूरी के वहाँ पैसे तो हैं, हमारे यहाँ तो मज़दूरी के पैसे भी नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? पढ़े-लिखे बच्चे, एक पोस्ट अगर कोई क्लर्क की निकल जाती है, तो आप वहाँ लाखों बच्चे दिखाई देंगे आपको, और वो भी सालों तक निकल जाता है, वो अप्लाई करते रहते हैं, फिर री-एडवर्टाइज़मेंट हो जाती है। फिर पता लगता है पेपर लीक हो गया है, फिर पता लगता है कि वहाँ पर अप्रोच लग रही है, फिर पता लगता है कि वहाँ पैसे चल रहे हैं। तो बहुत सारी स्लैब्स में बहुत सारा जो है ना कमियाँ हैं पूरे प्रोसेस में। तो ऐसे में बच्चे करें क्या? तो वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं प्रशांत जी जो दुष्यंत की मैं बात करूँ, दुष्यंत ने काफ़ी अपना नुकसान खुद ही कर लिया, क्योंकि दुष्यंत को दूसरा ताऊ देवीलाल के नाम से लोग बोलने लगे थे हरियाणा में, और पिछली बार जो 10 सीटें आई हैं, वो उसी चीज़ से आई हैं। लेकिन इन्होंने किसानों के साथ, उनके साथ जब ये नहीं खड़े हुए, तो लोगों ने इनका विरोध किया, क्योंकि लोगों को ये लगता था ताऊ देवीलाल किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है, और एक ऐसे समाज के लिए जो दबा हुआ, कुचला समाज था, जिसको निम्न स्तर पे रखा जाता था, जिसको कोई भी अधिकार नहीं मिलता था, उसको कोई राइट्स की कोई बात नहीं उनकी करता था। ऐसे समाज के लोगों को सत्ता में ताऊ देवीलाल ने भेजा और उनकी मदद की। जितनी पॉलिसी है वो सब ताऊ देवीलाल की देन है, केवल ये तो आगे बढ़ा रहे हैं उसको। तो उन्होंने अपना नुकसान खुद कर लिया। हालाँकि जो ये रावण है, ये सांसद हैं, और इनका अच्छा प्रभाव, मुझे पता है कि इनका अच्छा प्रभाव है, क्योंकि जब लड़कियाँ पहलवान बेटियाँ बैठी थी तब भी वो थे, किसानों के साथ भी वो खड़े रहे, और यही कारण रहा कि चुन के उस उनको संसद में भेजा है। तो वो साथ आएँगे, अब उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो समय बताएगा, और मुझे ऐसे लगता है जो ये छोटे दल हैं जिनके साथ जो छोटे-छोटे दल इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें भी बीजेपी का हाथ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि अब एक तरफ़ा कांग्रेस आएगी अगर इनको नहीं रोका। तो उनको रोकने के लिए ये जो गठबंधन है, ये रणनीति वो अपनाते हैं। जिस तरह से यूपी में उन्होंने अखिलेश को तोड़ दिया था, फादर से अलग ही कर दिया था। उन्होंने पिछले इलेक्शन में हरियाणा में दादा-पोते को, चौटाला साहब को और दुष्यंत को अलग कर दिया था। ये इनकी रणनीति रहती है, और रणनीति में तो इनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता कि जिस तरह से बीजेपी गेम खेलती है राजनीति के लिए, तो वो सारी चीजें ये लोग करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका कोई गेम हो सकता है, और रिजल्ट क्या रहेगा ये तो प्रशांत जी समय बताएगा, लेकिन फिलहाल माहौल बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। बिल्कुल सही बात है, समय बताएगा कि भविष्य बताएगा कि किसकी तरफ लोगों का रुझान होता है, किसे समर्थन अपना देते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में कहीं न कहीं एक माहौल दिखाई देता है। लोगों से बातचीत जैसा आप लगातार करते हैं, छात्रों के बीच आप रहती हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, तो कहीं न कहीं जो युवा का जो एक संवाद है, वह भी आपसे जुड़ा रहता है। वो पता चलता है कि युवा पीढ़ी क्या सोच रही है, उनके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। आपने अच्छा जैसे विनेश फोगाट का अपना नाम लिया, पहलवान जो वहाँ के, क्योंकि पहलवानों जो अखाड़ा राजनीति है, मतलब
खेल के अंदर बड़ा एक मुकाम उन्होंने वहाँ के पहलवानों ने पाया है देश का, और बड़ा नाम उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा प्रतिष्ठित भी किया है, स्थापित भी किया है। तो विनेश फोगाट का जो मुद्दा है, ओलंपिक के बाद जिस तरह से एक समर्थन, एक इमोशंस विनेश फोगाट के साथ जुड़े हैं लोगों के, तो वह भी कुछ राजनीति में असर उसका पड़ता दिखाई देता है क्या? देखिए, राजनीति में उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो प्रशांत जी मैं नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि लोग अभी सामाजिक तरीके से विनेश के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर दल के लोग विनेश को सम्मानित कर रहे हैं, हर पार्टी के लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, हर वर्ग और हर समुदाय के लोग साथ जुड़े हुए हैं। तो सरकारों पे या पार्टी पे या इलेक्शन पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो कह पाना शायद मुश्किल है। लेकिन बीजेपी का विरोध है, इसमें कतई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विनेश के साथ भी इमोशंस की मैं बात करूँ तो सरकार ने कहा था कि हम उतना ही सम्मान विनेश को देंगे जितना विजेता खिलाड़ियों को देंगे। लेकिन जब वो दिल्ली में आई तो कोई भी सरकार की तरफ से उन्हें लेने नहीं गया। अदरवाइज़ एक डेकोरम जो मेंटेन करने की बात है वो उन्होंने नहीं की। कोई एक व्यक्ति जा सकता था एक बुक्के लेके, उनको करना क्या था? एक बुक्के वहाँ पकड़ाना था और उनका समर्थन करना था या उनका स्वागत करना था। बस इतना भर करना था, लेकिन उन्होंने इतना नहीं किया। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी ये लोग गेम खेल गए। इनको ये चाहिए था कि विनेश का ही स्वागत करते, जिस तरह से सारी जो प्लानिंग विनेश को लेकर थी, जो यहाँ पर वो लड़ी तब साथ नहीं दिया। फिर वो 3 बाउट ऐसे शीर्ष खिलाड़ियों के साथ खेली, उनको हराया। वर्ल्ड चैंपियन 4-4 बार की उसको हराया, 82 बार की विजेता को हराया, पिछली ओलंपिक चैंपियन को हराया। ऐसे में एक ही दिन में 3 बाउट इतने शीर्ष खिलाड़ियों के साथ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो तीनों में जीत गई। उसके बावजूद सरकार की तरफ से एक कमेंट तक नहीं किया गया, एक स्टेटमेंट तक नहीं दी गई, एक ट्वीट तक नहीं किया गया। और दूसरे खिलाड़ी जब जीत रहे थे तो उनको फ़ोन किया गया, वीडियो कॉल की गई और उसको वायरल किया गया। तो विनेश के साथ वहाँ भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश की गई। और जब वो बच्ची संघर्ष कर रही थी गोल्ड मेडल के लिए, क्योंकि सिल्वर मेडल तो उसके पास आ ही गया था। जब वो संघर्ष कर रही थी, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी साजिश मैं मानती हूँ कि सिल्वर तो उसके हाथ में था ही, कि वो वहाँ पर भी ये कह सकते थे कि ये हम अभी नेक्स्ट बाउट नहीं खेल पाएँगे क्योंकि एग्ज़ॉस्ट है, और वो एडमिट थी। उनके पास एक बहुत बड़ा बहाना था, सिल्वर मेडल उसके हाथ में आ जाना था। लेकिन वहाँ भी एक बहुत बड़ी साजिश हुई, और जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हुई, एक ट्वीट आ जाता है कि विनेश तुम बहुत अच्छा खेली, तुम बहादुर हो, अब वापस आ जाओ, तुम हार गई हो। तो ये भी एक बहुत पिंचिंग था, जो स्टेटमेंट थी, ये जो ट्वीट हुआ था। तो लोगों की भावनाएँ तो विनेश के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन राजनीति के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये प्रशांत जी कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि राजनीति के मोहरे अलग-अलग फिट होते हैं, और राजनीति को मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है। राजनीति बहुत मुश्किल गेम है, बहुत ही मुश्किल गेम है, और लोगों की भावनाएँ जहाँ जुड़ जाती है तो ये बहुत आसान भी हो जाता है। जैसे अभी लोकसभा में लोगों ने झोली में डाल दी है कांग्रेस के 5 सीट। अगर कांग्रेस बहुत अच्छे से गेम खेलती तो 8 और 10 सीट जीत सकते थे ये लोग। तो अभी सीट वितरण पर भी प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से ये लोग सीटें बाँटेंगे, किस तरह से किस-किस प्रत्याशी को ये लोग देंगे। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करेगी, और बीजेपी क्या कार्ड खेलती है वो भी डिपेंड करेगी, क्योंकि बीजेपी कार्ड तो खेलती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि डेट चेंज कर दो, डेट चेंज करने का भी शायद अभी आ जाए, कुछ चेंज हो जाए शायद। तो ये सब चीज़ें ये भी लोग करेंगे, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालाँकि जो आरएसएस है उसने भी अपना इंटरनल सर्वे करवाया है, और उनका जो इंटरनल सर्वे है उसमें भी ये आया है कि बीजेपी जो है वो 20-22 तक सिमट जाएगी, और 56 या 58 सीट कांग्रेस की बता रहे हैं, और कुछ 5-10 सीट जो है ना अन्य या इंडिपेंडेंट ऐसे बताई जा रही है अभी। तो ये सब अभी कैलकुलेशन ये चल रही है प्रशांत जी, अभी देखो क्या रहता है। क्योंकि बिल्कुल, अभी बिल्कुल। थोड़ा समय और बचता है, और लोग किस तरह से जुड़ते हैं, किस पक्ष में जुड़ते हैं। क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री जी भी अभी करनाल से जीते थे, और अब क्योंकि उनके लिए सीट निश्चित नहीं हो रही है कि वो किससे लड़े, किससे वो जीत जाएँ। तो ये भी यहाँ तक जब नौबत आ जाती है किसी सत्ता पक्ष में कि मुख्यमंत्री को जीतने की भी नौबत आ जाए कि वो कैसे जीते, कहाँ से जीते, ये कैलकुलेशन भी जब सत्ता पक्ष नहीं कर पा रहा है, तो देखो हालात तो गंभीर है ही, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो ये सब चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तो राहें मुश्किल हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी की राय मुश्किल है, और लगातार कहीं न कहीं ये बीजेपी चिंता भी इसलिए बढ़ा रहा है कि जो राजनीतिक परिस्थिति हरियाणा की दिखाई देती है, उसमें कहीं न कहीं पिछड़ती नज़र आ रही है कांग्रेस से। हालाँकि 10 साल से उनकी सत्ता है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग भी शायद उनके इस बार कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
लेकिन जो तमाम तरह की जो राजनीतिक सर्वे भी आ रहे हैं, जैसा आपने भी बताया कि एक उनके इंटरनल सर्वे पार्टी की तरफ, सरकार की तरफ से भी अंदर खाने बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा भी हुआ है, उससे उनकी राजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। तो ये अगर कांग्रेस की भी बात करें, कांग्रेस का जो पक्ष है उसमें कहा जाता है कांग्रेस गुटों में विभाजित है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना एक अलग गुट है, कुमारी शैलजा का अपना अलग गुट है, रणदीप सुरजेवाला का अपना अलग गुट है। तो ऐसे में वीरेंद्र चौधरी भी अब कांग्रेस के साथ है, उनका भी एक अपना एक अलग प्रभाव है रहा है राजनीति के अंदर। हालांकि किरण चौधरी तो अब बीजेपी की राज्यसभा सांसद भी हो गई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेता हैं, तमाम बड़े नेता हैं, उनके अंतर्विरोध सबको पता है कि भूपेंद्र हुड्डा से उनकी कितना तालमेल है सबका। लेकिन क्या ये लोग एक हो गए हैं या इनके अंदर अभी भी अंतर्विरोध है? क्या लगता है आपको? मुझे ऐसे लगता है प्रशांत जी, अभी जो ना शीर्ष नेतृत्व ने इनको थोड़ा-सा इनकी मीटिंग ली है और इनसे बात की है कि किसी भी सूरत में हरियाणा को लूज़ नहीं करना है। तुम्हें चाहे अपनी ईगो को शांत करो, चाहे तुम कंप्रोमाइज़ करो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन सरकार बनानी है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा-थोड़ा इनके सुर जो है ना आपस में तालमेल खाने लगे हैं। और जैसा कि 45 सीट जो लोकसभा में आती थी, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें, जहाँ पर कांग्रेस ने लूज़ किया है, वहाँ पर इन्होंने पदयात्रा भी निकाली, अभी एक यात्रा इन्होंने की है और उन लोगों को भी अपनी तरफ करने की कोशिश की है कि जहाँ पर इनको नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो पक्ष बटे हुए थे, उनमें अब थोड़ा-सा तालमेल मुझे नज़र आता है, धरातल पर अगर मैं देखूँ। तो इस बार शायद ये अपने ईगो की लड़ाई शायद दूर रखेंगे और अगर इन्होंने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी तो निसंदेह बहुत अच्छे इनके रिज़ल्ट आएँगे। लेकिन अगर ये आपस में फिर उसी तरह से करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें हो सकती हैं हरियाणा से। लेकिन अगर वो आपस में जी। विभाजित रहेंगे, एक-दूसरे को हराने में अपनी एनर्जी लगाएँगे तो कांग्रेस की पार्टी का अपना राजनीतिक रूप से वह नुकसान भी करेंगे। और बीजेपी के लिए तमाम चुनौती बीजेपी के सामने भी यही है कि कैसे वह अपने अंतर्विरोध को कैसे समाप्त करे, कैसे सभी नेताओं को एक साथ रखकर वह चुनाव लड़े और तमाम तरह की जो 10 साल की सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी है, उसको वह कैसे दूर करे। तो ये तमाम तरह की चुनौतियाँ दोनों मुख्य पार्टियों के सामने हरियाणा के अंतरकलह अंदर है। प्रशांत जी, अंतरकलह इस बार बीजेपी में भी कम नहीं है। राव इंद्रजीत अलग से रूठे हुए हैं। जी, जी। इधर से अम्बाड़ा से विज साहब को बिल्कुल इन्होंने निराश किया हुआ है। वो बिल्कुल अलग-थलग पड़े हुए हैं। तो ऐसे में ना इनकी जो खट्टर जी हैं, उनकी और मुख्यमंत्री की आपस में भी टसल है। तो ये कहीं न कहीं धड़ों में तो अब बीजेपी भी ग बँट गई है हरियाणा में। ऐसी बात नहीं है कि ये एक सूत्र में चलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इस बार बीजेपी में भी ये बिखराव है और कितना नुकसान करेगा बीजेपी का ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक कहा कि अंतर्विरोध से बीजेपी जूझ रही है और लगातार उन सब चुनौती ज़्यादा बढ़ी है कांग्रेस के मुकाबले अगर देखा जाए हरियाणा के अंदर। क्योंकि 10 साल से सरकार है उनकी तो लोगों की नाराज़गी भी स्वाभाविक रूप से सरकार के प्रति हो जाती है। ऐसे में अंतर्विरोध भाजपा के ज़्यादा उनका नुकसान कर सकते हैं और जैसा आपने भी कहा कि जो राजनीतिक सिनेरियो बदला हुआ हरियाणा के अंदर क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी के पास थी, इस बार 5 कांग्रेस ने जीत ली हैं। तो ये बताता है कि लोगों का रुझान बदल रहा है, लोगों की जो राजनीतिक सोच है बदल रही है। और आने वाले समय पता चलेगा कि जब चुनाव परिणाम सामने आएँगे कि लोगों ने किसके पक्ष में अपना समर्थन दिया है, किसके पक्ष में सरकार बनाने का उन्होंने अपना जो मत है व्यक्त किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे जी, दर्शकों में समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।